हेलो एवरीवन। मेरा नाम निर्मल पांडे है। वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आपको प्रिपरेशन में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सिलेबस में या फिर किसी भी और एस्पेक्ट में अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी प्रोवाइड कर चुके हैं। अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहिए। सिलेबस जिस वक्त आया था तो आप में से मैक्सिमम लोग जो है थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती है। जैसे जैसे समय बीतता है और हम प्रिपरेशन अपनी जारी रखते हैं तो हम देखते हैं कि हम में कॉन्फिडेंस आता जाता है। तो हमको अपना जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करके रखना है। और दूसरा बात, जो हम अपना सब्जेक्ट वाला सीरीज को जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी को अभी आगे बढ़ाते हैं। और आज हम हाइड्रोलॉजी को थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हाइड्रोलॉजी में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इसमें आ सकते हैं और कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी पे। हाइड्रोलॉजी सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। डिपार्टमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उनके लिए हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हो सकता है कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से स्कोर भी कर सकते हैं अगर आप इसमें कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ें तो। और कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अगर आपने फोकस कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है। हाइड्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ वाटर। उसके डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, हो सकता है चार ऑप्शन आपको दे दे और बोले कि इसमें से क्या सही है। तो हाइड्रोलॉजी वो साइंस है जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द वाटर रिसोर्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो चार्ज हो रहा है और कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब आपका ये कि वाटर जो है वो कैसे एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ सरफेस में आ रहा है और कैसे वो वापस अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो ये जो साइकिल है इसे आपको पता होना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। कौन सा फोर्स है जो इसे ड्राइव करता है, इंपॉर्टेंट है। जो सन की फोर्स है वही ड्राइव करती है आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। नेक्स्ट आपके जो कंपोनेंट्स है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के, जैसे इवापोरेशन है, प्रिसिपिटेशन है, इंटरसेप्शन है, इनफिल्ट्रेशन है, ट्रांसपिरेशन, रन ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब के डिटेल में तो आपको पढ़ना ही है, जो आगे भी मैं बताऊंगा। इसके जो बेसिक्स है वो आपको पता होने चाहिए विथ रिगार्ड टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके साइकिल में। दूसरा, डेटा वाइज आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे 96.5% वाटर जो है वो ओशियंस में है, 1.7% जो है वो पोलार आइस है। उसके बाद कितना परसेंटेज जो है फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है ये पता होना चाहिए। हमारे इंडिया में कितना रेनफॉल होता है, 120-130 सेंटीमीटर कितना होता है। छत्तीसगढ़ में कितना होता है, छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, मिनिमम कहाँ पे हो रहा है। इंडिया में मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाइस इन इंडिया, है ना, ये आपको पता ही है। लेकिन 4% ऑफ द वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस ये अवेलेबल है इंडिया में। ये भी डेटा वाइज क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद कैचमेंट एरिया इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट में, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में कैचमेंट एरिया का बहुत बड़ा रोल है। तो कैचमेंट एरिया आपको पता होना चाहिए कि क्या है। कैचमेंट एरिया को और किस नाम से जाना जाता है, वाटरशेड, ड्रेनेज एरिया या ड्रेनेज बेसिन। वाटर बजट इक्वेशन किस पे बेस्ड है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड है और कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। तो ऑप्शन ये आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ हीट, जो भी है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में प्रिसिपिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में। फेवरेबल कंडीशंस क्या है आपके प्रिसिपिटेशन के लिए, और फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन क्या है। जैसे रेन, रेन के ड्रॉपलेट्स का क्या साइज होना चाहिए टू बी कॉल्ड एज रेन। उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से कैसे उसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो लाइट रेन है, मीडियम रेन है या हैवी रेन है। स्नोफॉल, स्नोफॉल की डेंसिटी क्या होती है। ड्रिजल, ड्रिजल में इंटेंसिटी क्या होता है और पार्टिकल साइज क्या होता है। ग्लेज क्या होता है, स्लीट क्या होता है, हेल क्या होता है। और इसमें जो स्पेसिफिकेशन है, अगर हेल स्टॉर्म है तो उसके जो साइज हैं वो कितने होने चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन, कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन और साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन। कौन से माउंटेन बैरियर के चलते हो रहा है, कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस के चलते हो रहा है, कौन सा प्रेशर डिफरेंस के चलते हो रहा है, पूछ सकता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, आपको पता है कि हम रेन गॉज से मेजर करते हैं। अब रेन गॉज को और किस नाम से जाना जाता है, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर या उडोमीटर। उसके बाद रेन गॉज को जब आप प्लेस करते हैं किसी ग्राउंड में तो कौन कौन से क्राइटेरिया को आपको फॉलो करने चाहिए। वो फेंस का एरिया कितना होना चाहिए, आसपास के जो ऑब्स्टेकल है कितने दूर में होने चाहिए, या उसका हाइट कितना होना चाहिए।
इसमें क्या करेगा, आपको स्टेटमेंट वाइज दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, 1 2 एंड 3, 1 2 2 एंड 3, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल कैसे होता है, ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ गॉज, मतलब रेन गॉज कितने टाइप्स के होते हैं, रिकॉर्डिंग गॉज है, नॉन रिकॉर्डिंग गॉज है। अब रिकॉर्डिंग गॉज में कौन सा गॉज है, साइमंस गॉज है, या हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड गॉज है वो हम अब यूज कर रहे हैं। 1969 तक हम साइमंस गॉज यूज कर रहे थे, उसके बाद हम जो है स्टैंडर्ड गॉज यूज कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग गॉज में क्या क्या है, टिपिंग बकेट, वेइंग बकेट और नेचुरल साइफन टाइप। इनमें से कौन से रेन गॉज है जिनमें हमको इंटेंसिटी मिलता है, मतलब हाइड्रोग्राफ मिलता है, और कौन सा है जिसमें हमको मास कर्व मिलता है, किसमें हम स्नोफॉल का मेजरमेंट कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते हैं, कौन सा हिल एरियाज के लिए एक्सेसिबल है या हम यूज करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फ्लोट टाइप रेन गॉज जो है वो किसको कहा जाता है। हमारे इंडिया में हम ये मानते हैं कि कम से कम 10% जो है वो रिकॉर्डिंग गॉज होना चाहिए, ये भी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। दूसरे मेथड्स क्या है प्रेसिपिटेशन के, जैसे टेलीमेट्रिंग रेन गॉज, रेडार मेथड, सैटेलाइट टेक्निक, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। रेन गॉज नेटवर्क, कितना आपका रेन गॉज होना चाहिए पर्टिकुलर एरिया में, इसको भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, इट इज बेस्ड ऑन एरर। अगर आपका एरर आपको मिनिमाइज करना है तो आपको रेन गॉज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको एरर आप ज्यादा रखने को तैयार है, मतलब 20% 25% रखने को तैयार है, तो आपका रेन गॉज की क्वांटिटी कम होगी। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ रेन गॉज रिक्वायर्ड। इसमें ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एडिशनल रेन गॉज रिक्वायर्ड, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 4 रेन गॉज दिया है तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गॉज कितना आएगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, 9 या 10 आएगा, 12 आएगा, और फिर आप 4 को हटा देंगे उससे, तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गॉज निकल जाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल आ सकता है। दूसरा, आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पता होना चाहिए कि प्लेन एरियाज में 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गॉज होना चाहिए। अगर आपका एलिवेशन 1000 मीटर के आसपास का है, हिल एरिया है, तो उसमें आपको 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में आपको एक रेन गॉज प्रोवाइड करना होगा। और अगर आपका हिल एरियाज है जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो वहां पे आपको 130 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गॉज प्रोवाइड करना होगा। तो ये डेटा वाइज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड। दोनों इंपॉर्टेंट है। किस केस में हम नॉर्मल रेशियो मेथड में जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपका 10% से ज्यादा आपका डिफर कर जाता है तो आप नॉर्मल रेशियो मेथड में जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। उसके बाद आता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड क्यों होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए हम डबल मास कर्व यूज करते हैं। डबल मास कर्व में आपका न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, लेकिन करेक्शन फैक्टर कैसे निकलता है और उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, बस एक बार देख लीजिएगा, उतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा। आप कैसे रेनफॉल को अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मास कर्व और हाइड्रोग्राफ। मास कर्व क्या होता है, किसके और किसके बीच में ग्राफ होता है, हाइड्रोग्राफ किसके और किसके बीच में होता है। अगर आपको हाइड्रोग्राफ दिया होगा तो क्या आप टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल निकाल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया। आपका रेनगॉज जो है, रेनगॉज तो एक पॉइंट रेनफॉल है या पॉइंट वैल्यू दे रहा है आपको। अगर आपको मीन प्रेसिपिटेशन निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके तीन तरीके हैं, अरिथमेटिक मीन मेथड, हाइजन पॉलीगॉन मेथड और आइसोहाइटल मेथड। तो अरिथमेटिक मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, आइसोहाइटल का क्या है और आपका हाइजन पॉलीगॉन का क्या है। इनमें से सबसे एक्यूरेट कौन सा है, आइसोहाइटल सबसे एक्यूरेट है, हाइजन पॉलीगॉन सेकंड पे है और थर्ड पे आपका अरिथमेटिक है ना। कहां पे यूज करना चाहिए, कौन सा मेथड है जिसमें हम अपने कैचमेंट एरिया के बाहर वाला जो रेनगॉज है उसको भी कंसीडर करते हैं और किसमें नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाइजन पॉलीगॉन मेथड का न्यूमेरिकल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, उसे देख लीजिएगा। फिर है आपका डेट रिलेशनशिप, मतलब आपका डेप्थ एरिया ड्यूरेशन रिलेशनशिप। इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, किसके और किसके बीच में होता है और कैसे वेरी करता है, डेप्थ एरिया के साथ कैसे वेरी करता है और ड्यूरेशन का उसमें क्या रोल होता है, ये पता होना चाहिए। और हम जो डीएडी रिलेशनशिप है या एनालिसिस है क्यों करते हैं, कौन सा एनालिसिस या कौन सा स्टडी करने के लिए हमको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व एक इक्वेशन भी है, P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस के अपॉन ई टू द पावर एन। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, लेकिन आपको इन जनरल ये जो इक्वेशन है पूछ सकता है। नेक्स्ट, आपको एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन।
एंड एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, लॉसेस क्या क्या होते हैं, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इंटरसेप्शन, डिप्रेशन, स्टोरेज और इन्फिल्ट्रेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इवापोरेशन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर, वाटर टेम्परेचर, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉल्युबल सॉल्ट्स, वाटर बॉडी साइज, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी से आपका इवापोरेशन कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली है, इनवर्सली है, वाटर बॉडी का साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद आपका टेम्परेचर पे, वेपर प्रेशर पे, मेयर्स फॉर्मूला क्या है, मेयर्स फॉर्मूला में आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या है, एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या है, एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ द एयर होता है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर बॉडी होती है, इनका डिफरेंस पे बेस्ड होता है आपका इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, अब क्लास ए पेन मतलब इवापोरीमीटर्स होते हैं या एम्पिरिकल इक्वेशंस होते हैं या एनालिटिकल मेथड होता है। अगर इवापोरीमीटर्स की हम बात करें तो उसमें आता है आपका क्लास ए पेन इवापोरेशन, आईएसआई स्टैंडर्ड पेन, कोलोराडो सनकेन पेन या यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पेन, इन सब के जो है ना एक पेन कोफिशिएंट्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा। न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपका इवापोरेशन इतना हुआ अपने पेन से और वो आईएसआई स्टैंडर्ड पेन था, तो एक्चुअल लेक इवापोरेशन कितना होगा, तो आपको वो पेन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आपको निकालना होगा कि वो लेक इवापोरेशन कितना आएगा। एम्पिरिकल इक्वेशन में दो फॉर्मूले आते हैं, मेयर्स फॉर्मूला और रोवर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो मेयर्स फॉर्मूला इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा लेकिन वो इक्वेशन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट एनालिटिकल मेथड्स होते हैं जैसे वाटर बजट मेथड, एनर्जी बैलेंस मेथड और मास ट्रांसफर मेथड, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप कैसे इवापोरेशन लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, आप सरफेस एरिया को रिड्यूस करके कर सकते हैं, आप मैकेनिकल कवर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप केमिकल प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे सीथाइल अल्कोहल या फिर स्टीराइल अल्कोहल जिसे हम हेक्साडिकेनॉल और ऑक्टाडिकेनॉल भी कहते हैं, या फिर आप सैलिनिटी को इंक्रीज कर दीजिए, जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी आपकी इवापोरेशन कम होती जाएगी। नेक्स्ट है आपका इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है, बिल्डिंग्स हो गए, ट्रीज हो गए, जो इंटरसेप्ट करते हैं आपके रेनफॉल को, उससे इंटरसेप्शन क्रिएट होता है, मतलब आपका एक लॉस है जो कि रन ऑफ को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो वो हो गया आपका इंटरसेप्शन। उसके बाद ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है पता होना चाहिए, जो लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन थ्रू द लीव्स और स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, है ना। तो जो लीव्स और स्टोमेटा से वाटर लॉस हो रहा है थ्रू वाटर वेपर, एज वाटर वेपर, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवापोरेशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसपिरेशन को मेजर करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है और उसे और क्या कहते हैं, कंजम्पटिव यूज भी कहा जाता है, और उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मतलब कौन सा तरीका यूज करते हैं उसे मेजर करने का, लाइसीमीटर यूज करते हैं। और भी तरीके हैं इवापो ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के, मॉडल्स के हिसाब से, या इवापो ट्रांसपिरेशन के इक्वेशंस हैं या एम्पिरिकल इक्वेशंस हैं। मॉडल्स में आपके लाइसीमीटर हैं या आपके फील्ड प्लॉट्स हैं। इवापो ट्रांसपिरेशन की इक्वेशन आपको पता ही है, पेनमैन्स इक्वेशन है। ये इक्वेशन के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनमैन्स इक्वेशन किसके लिए यूज किया जाता है, रोवर्स इक्वेशन किसके लिए किया जाता है, मेयर्स क्यों किया जाता है, आपको डायरेक्ट पूछेगा और आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे इवापोरेशन था कि ट्रांसपिरेशन था कि इवापो ट्रांसपिरेशन था या इंटरसेप्शन था, चार ऑप्शन दे देगा, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। दो और चीज इसमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है और पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एईटी और पीईटी, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन स्टोरेज क्या होता है, और ये भी एक टाइप का लॉस है, तो आपको डिप्रेशन स्टोरेज के बारे में पता होना चाहिए। पर्कुलेशन क्या होता है पता होना चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, इसमें दो कंडीशन आता है, अगर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट का वैल्यू क्या होगा, और वही चीज अगर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी इज लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट एट दिस मोमेंट। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ पी के बराबर होगा या आई के बराबर होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा है या कम है, तो ये वाला जो सिचुएशन है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, सरफेस कवर पे डिपेंड करता है, और इन्फिल्ट्रेशन वाटर कैपेसिटी पे, वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, मतलब रेनफॉल के रेट इंपॉर्टेंट है, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का सॉइल है उस टाइप से इन्फिल्ट्रेशन होगा, अगर आपका ड्राई सॉइल है तो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, अगर आपका सैंडी सॉइल है तो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। सरफेस कवर, सरफेस में अगर कवर है मतलब ट्रीज हैं
तो वाटर को पकड़ के रखेगा वो, और उसके चलते आपका इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। इन्फिल्ट्रेशन वाटर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका वाटर टर्बिड है तो वो पोर्स में जाके जो है फिल हो जाएंगे, उसके बाद आपका इन्फिल्ट्रेशन का रेट कम हो जाएगा। और अगर आपका वाटर क्लीन है तो इन्फिल्ट्रेशन का रेट ज्यादा रहेगा। एक्चुअली एक कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इंटरसेप्शन क्या होता है। तो फैक्टर्स जो है ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, फैक्टर्स कभी भी परेशान नहीं करते अगर आप उस चीज को अच्छे से समझ जाएं। नेक्स्ट, आप इन्फिल्ट्रेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं, तो इसमें भी कुछ तरीके हैं, जैसे इन्फिल्ट्रोमीटर्स है, रेनफॉल सिमुलेटर्स है, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, है ना। जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपकी इन्फिल्ट्रेशन को तो आपको क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट, हॉटन्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉटन्स इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है एक्सेस रेनफॉल के बारे में या फिर रन ऑफ के बारे में। और रन ऑफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्लड कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए हो या हमारी कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए हो, रिजर्वायर कैपेसिटी में भी इसका रोल है। तो हॉटन्स इक्वेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉटन्स इक्वेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे फिलिप्स इक्वेशन, क्वेस्टियाकोव्स इक्वेशन और ग्रीन-एम्प्टी इक्वेशन। इक्वेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आपको पूछे कि क्वेस्टियाकोव्स इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड विच क्वांटिटी या विच टर्म, तो उसमें आप 4 ऑप्शन आपको नहीं पता होगा अगर इसके बारे में, तो आप गलत मार्क के आएंगे या छोड़ के आएंगे। नाम एटलीस्ट अगर आपको पता होगा तो आप वहां गलती नहीं करेंगे। और यही सब जो है फैक्टर्स होते हैं हमारे सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पे। तो ये छोटी छोटी चीजों पे एकदम हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है, हाँ, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स क्या होता है? एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट को हम इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स कहते हैं। उसमें फाई इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है। फाई इंडेक्स के 2-3 जो है डेफिनेशन है, वो तीनों का अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है 4 ऑप्शन में। ये एवरेज रेनफॉल है, जिसके ऊपर का जो रन ऑफ रेनफॉल वॉल्यूम है वो रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ये बात करता है रेनफॉल एक्सेस की। रेनफॉल एक्सेस मतलब वो वाला रेनफॉल जो रन ऑफ को कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। इसमें भी फाई इंडेक्स का जो इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है, कि आपका प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ अपॉन द रेनफॉल एक्सेस का जो टाइम है वो फाई इंडेक्स देता है। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको डेटा नहीं दिया होता है और हमको डिजाइन करना होता है, तो हम फाई इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर पर आवर रखते हैं। ये भी आपको पूछा जा सकता है। डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है? अगर हम इनिशियल लॉसेस को सब्सट्रैक्ट कर दे तो डब्ल्यू इंडेक्स आता है। डब्ल्यू इंडेक्स हमेशा फाई इंडेक्स से कम होगा या फिर बराबर होगा, वो कभी भी फाई इंडेक्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो इसे एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो बाकी जो टॉपिक्स हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियो में हम हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। और अगर इस सब्जेक्ट में या बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने पहले भी आपको कहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। हमको भी अच्छा लगता है जब आप अपनी परेशानियां बताते हैं, और हम किसी भी तरीके से अगर आपको हेल्प कर पाते हैं तो वो मेरे लिए या हमारे लिए, एनएस इंजीनियर्स अड्डा के लिए एक अचीवमेंट है। तो आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं या क्वेरीज हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज रनिंग है, उसके जो आगे वाले टेस्ट है वो अपलोड हो जाएंगे, उसका भी लिंक नीचे प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।